वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 320 और 320 पेज के ऊपर बीच में ही जो पैराग्राफ चालू होता है वो देखिए। और अख्यातिवादी के मत में भी इच्छा बिना ब्रह्म ज्ञान की सामग्री बलते सिद्ध होवे है। ठीक है, देखो भाई, तो आख्यातिवाद का खंडन चालू किया गया है इस 67 नंबर की शीर्षक में। तो ऊपर तो कुछ खंडन कर दिया है, अब और खंडन कर रहे हैं आख्यातिवादी का। तो क्या है वो देखिए। और आख्यातिवादी के मत में भी, प्रभाकर का मत है, आख्यातिवाद दो ज्ञानों का अविवेक, ऐसा उनका कहना है। कोई ज्ञान भ्रम नहीं है, सभी ज्ञान यथार्थ है। और आख्यातिवादी के मत में भी इच्छा बिना, मतलब उसको इच्छा नहीं है भ्रम मानने की, तो भी ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। क्यों? सामग्री बल से। ऐसी सामग्री हम उनके मत के अनुसार नहीं उपस्थित कर देंगे कि जिसके बल पर उसको इच्छा न होने पर भी मानना पड़ेगा क्या? भ्रम। ये बात बोली जा रही है। और आख्यातिवादी के मत में भी इच्छा बिना ब्रह्म ज्ञान की सामग्री बलते सिद्ध होवे है। उदाहरण दे रहे, जहाँ धूम रहित वन्य सहित पर्वत में धूलि पटल देखी के वन्य व्याप्य धूमवान, ऐसा परामर्श होवे है। बराबर ऐसा स्थल है कि बहुत थोड़ा सा 1-2-4 किलोमीटर दूर पर पर्वत है, 1-2 किलोमीटर लीजिए चाहे तो, और उस पर्वत पर वन्य भी है किंतु धूम नहीं है। सभी जगह वन्य रहने पर धूम होता ही है, ऐसी बात तो ही नहीं। किंतु योग ऐसा, योगायोग, कि वहाँ धूल उड़ रही थी हवा के कारण, चाहे और किसी चीज़ के कारण, वाहनों के कारण, गाड़ियों के कारण धूल उड़ रही थी। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि धूल है करके, धूम है करके, किंतु धूम नहीं था। वो क्या था? धूलि पटल था। किंतु किसी ने अनुमान कर लिया, पर्वत वन्यमान धूमात, धूम नहीं है, धूल है। धूल को धूम समझकर वन्य की अनुमति कर ली। बराबर इतना पंक्ति देखिए, जहाँ धूम रहित वन्य सहित पर्वत में धूलि पटल देखी के, बराबर धूलि पटल मतलब धूल, मिट्टी के कण, धूलि पटल देखी के वन्य व्याप्य धूमवान, ऐसा परामर्श होवे है। तहा वन्य की प्रमारूप अनुमिति होवे, वन्य की अनुमिति हो जाती है, और वो अनुमिति कोई भ्रम रूप नहीं है, प्रमारूप है, क्योंकि वहाँ पर वन्य विद्यमान है। ता वन्य की प्रमारूप अनुमिति होवे, काहे थे? अनुमिति का विषय वन्य पर्वत में विद्यमान है। अनुमिति का विषय कौन है? वन्य, और वह पर्वत में विद्यमान है। याते प्रमा है, लग गया। ताका हेतु वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, इस रीति से पर्वत में वन्य व्याप्य धूम के संबंध का ज्ञान, बराबर प्रमा है। ताका हेतु, उस अनुमिति का हेतु कौन? वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत। इस रीति से पर्वत में परामर्श ज्ञान हुआ। वो कैसा? वन्य का व्याप्य कौन है? धूम, और धूम वाला कौन है? पर्वत। इस रीति से पर्वत में वन्य व्याप्य धूम के संबंध का ज्ञान तो आख्यातिवादी के मत में संभव ही नहीं, क्योंकि धूम है ही नहीं ना वहाँ पर, पर्वत पर, तो धूम के संबंध का ज्ञान कह नहीं सकता है। कौन? आख्यातिवादी, क्योंकि वो भ्रम भी नहीं मानता है। यदि आख्यातिवादी ने भ्रम का स्वीकार किया होता तो पर्वत के साथ धूम का व्यवहारिक संबंध न होने पर भी भ्रमरूप संबंध हो जाता, किंतु वैसा भी वो मान नहीं सकता है। लग गया कि नहीं? देखो, तो पर्वत में वन्य व्याप्य धूम के संबंध का ज्ञान तो आख्यातिवादी आदि के मत में संभव है नहीं। काहे थे? पर्वत में धूम का संबंध है नहीं, वस्तुतः धूम वहां पर
ही नहीं है। और भ्रम ज्ञान का अंगीकार होवे, कदाचित भ्रम उन्होंने माना होता तो भ्रम रूप धूम का वन्य के पर्वत के साथ क्या माना जाता? संबंध। किंतु भ्रम भी वो मानता नहीं है। और भ्रम ज्ञान का अंगीकार होवे तो धूम संबंध रहित पर्वत में धूम संबंध का ज्ञान होवे। लग गया? भ्रम ज्ञान का अंगीकार नहीं, किंतु भ्रम तो वो मानता नहीं है। भ्रम ज्ञान का अंगीकार नहीं, याते धूम रहित में धूम संबंध का ज्ञान संभवे नहीं। धूम रहित ऐसे पर्वत में धूम संबंध का ज्ञान हो नहीं सकता। यदि धूम रहित में धूम संबंध का ज्ञान संभवे नहीं, याते पर्वत में धूम के असंबंध ज्ञान का अभाव रूप परामर्श ही उक्त अनुमिति का कारण होने थे। फिर इस अनुमिति का कारण कौन मानना पड़ेगा? पर्वत में धूम के असंबंध ज्ञान का अभाव। पर्वत धूम दोनों का संबंध है क्या? नहीं। क्या है? फिर असंबंध है। और असंबंध का ज्ञान रहता तो अनुमिति होती क्या? नहीं होती। किंतु अनुमिति हो रही है ना। क्यों? असंबंध है किंतु असंबंध ज्ञान नहीं, असंबंध ज्ञान का अभाव है, इसलिए अनुमिति हो जाती। अर्थात अनुमिति के लिए कारण कौन हुआ? असंबंध ज्ञान का अभाव। पक्ष के साथ हेतु के असंबंध ज्ञान का अभाव। लग गया कि नहीं? यदि पर्वत में धूम के असंबंध ज्ञान का अभाव रूप परामर्श ही उक्त अनुमिति का कारण होने थे। लग गया? कारण है, होने थे सारे। इसका मतलब सभी जगह फिर पक्ष में हेतु का असंबंध ज्ञानाभाव ही अनुमिति का कारण माना चाहिए। सभी जगह फिर अनुमिति के लिए कारण कौन मान लो? पक्ष में हेतु के असंबंध ज्ञान का अभाव, सभी जगह कारण मान लो। क्योंकि यहाँ पर पर्वत पर धूम नहीं है तो भी अनुमिति हो रही है। इसका मतलब वह सामग्री है आख्यातिवादी के अनुसार। तो कौन सामग्री है? पर्वत में धूम का संबंध है क्या? संबंध है? असंबंध है। किंतु असंबंध का ज्ञान है क्या? नहीं। फिर असंबंध ज्ञान का क्या है? अभाव। इसलिए क्या हो गई? अनुमिति। तो सभी जगह यही कारण मान लो, पक्ष में हेतु के असंबंध ज्ञान का अभाव। तो सारे पक्ष में हेतु का असंबंध ज्ञानाभाव ही अनुमिति का कारण माना चाहिए। लग गया? जहां पक्ष में हेतु का संबंध है ही नहीं, जहां पर ऐसे के स्थल पर पक्ष में क्या है? हेतु का संबंध है। तहा जैसे पर्वत है, दूसरा जगह दूसरा स्थल पर्वत है, वन्य की अनुमिति करनी है और धूम का संबंध है, धूम है वहां पर। कहां पर? पर्वत पर। ऐसे जगह पर भी ये सामग्री हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसलिए इसका मतलब फिर सभी जगह हेतु का वन्य का सारी धूम का पक्ष के साथ संबंध हो चाहे न हो, सभी जगह अनुमिति के लिए कारण कौन मान लो? पक्ष में हेतु के असंबंध ज्ञान का अभाव। जहां पक्ष में हेतु का संबंध है तहा पक्ष में हेतु के असंबंध ज्ञान का अभाव है कि नहीं? असंबंध ज्ञान का क्या है? अभाव। कैसे? उदाहरण जैसे पर्वत में धूम है, बराबर है कि नहीं? तो पर्वत में धूम का अभी संबंध है क्या? संबंध है? संबंध है। पर्वत में जहां पर सचमुच धूम है वहां पर पर्वत में अर्थात पक्ष में धूम का अर्थात हेतु का क्या है? संबंध है। बराबर है ना? क्या है? संबंध है। असंबंध है क्या? नहीं है। तो असंबंध का ज्ञान है क्या? फिर नहीं है ना। असंबंध का ज्ञान नहीं है, अर्थात असंबंध ज्ञान का क्या है? अभाव। कहां पर? जहां पर धूम है वहां पर भी, और जहां पर धूम नहीं है वहां पर भी है कि नहीं? असंबंध है किंतु उसका ज्ञान है क्या? नहीं। ज्ञान का अभाव। सामग्री बन रही कि नहीं?
तहा पक्ष में हेतु के असंबंध ज्ञान का अभाव है और पक्ष में हेतु का संबंध ज्ञान भी है। पक्ष पर्वत उसमें हेतु धूम का संबंध का ज्ञान भी है, पक्ष में हेतु का संबंध ज्ञान भी है, लगा इतना। परंतु जहाँ उक्त पर्वत में धूम नहीं, पर्वत में जब नहीं है, कौन धूम नहीं है और अनुमिति हो गए है, तहा पक्ष में हेतु का संबंध ज्ञान संभव है नहीं। देखो भाई, पक्ष में हेतु के संबंध का ज्ञान सभी जगह नहीं है। जहां पर सचमुच हेतु है वहां पर संबंध का ज्ञान है, किंतु जहां पर सचमुच हेतु नहीं है वहां पर संबंध का ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं। तो संबंध का ज्ञान मतलब पक्ष में हेतु के संबंध का ज्ञान कभी है तो कभी नहीं है, किंतु असंबंध ज्ञान का अभाव तो पक्ष पर हेतु रहने पर भी और पक्ष में हेतु न रहने पर भी है। कौन? असंबंध ज्ञान का अभाव। अतः उसी को क्या मान लो? कारण मान लो। किस लिए? अनुमिति के लिए। क्योंकि पर्वत में जहां पर वन्य है, धूम नहीं, धूली पटल है, तो भी अनुमिति हो गई। फिर क्यों हो गई अनुमिति? इसका मतलब कारण तो रहना पड़ेगा वहां पर, और वहां पर हेतु का संबंध और कारण तो है ही नहीं है, तो भी अनुमिति हो रही है। इसका मतलब अनुमिति के लिए कारण हेतु के संबंध का ज्ञान नहीं, किंतु असंबंध ज्ञान का अभाव। बात लग रही है? ता पक्ष में हेतु का संबंध ज्ञान संभव है नहीं, और हेतु के असंबंध ज्ञान का अभाव सारे संभव है, सभी जगह है कि नहीं? हेतु रहने पर भी, हेतु न रहने पर भी, हेतु के असंबंध ज्ञान का अभाव सारे संभव है। याते इसलिए पक्ष में हेतु के असंबंध ज्ञान का अभाव मिल गया। पक्ष में हेतु के क्या? असंबंध ज्ञान का अभाव ही अनुमिति का कारण आख्यातिवाद में सिद्ध हो गए। आख्यातिवाद में फिर अनुमिति का कारण यही मानना चाहिए। याते ऐसे यदि मानेगा तब तो याते वक्षमान रीति से गल ग्रह न्यायते, आख्यातिवादी के मत में अनुमिति रूप भ्रम ज्ञान की सिद्धि हो गए है। तब तो हम जो आगे अब रीति बताएंगे उस रीति के अनुसार उसको अब इच्छा न होने पर भी मानना पड़ेगा। क्या? भ्रम ज्ञान। उसको कहते गल ग्रह न्याय। गल ग्रह न्याय मतलब मान नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, किंतु गले को पकड़ लिया, दाब, बोलो मानता है कि नहीं मानते? नहीं, दबा देंगे, है कि नहीं? तब क्या करता है वो? ठीक है मैं मानता हूं, मेरा गला मत दबाओ। उस प्रकार याते वक्षमान रीति से गल ग्रह न्याय थे, ऐसा उसका गला पकड़ेंगे। अब क्यों? आख्यातिवादी स्वयं बोलेगा क्या हम भी मानते हैं? क्या भ्रम लग गया कि नहीं? याते वक्षमान रीति से गल ग्रह न्याय थे, आख्यातिवादी के मत में अनुमिति रूप भ्रम ज्ञान की सिद्धि हो गई। तथा ही वो कैसे? अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जैसे वन्य का व्याप्य धूम है, बराबर? वन्य का व्याप्य कौन है? धूम। व्याप्य धूम है, व्यापक वन्य है, अर्थात न्यून स्थान में रहने वाला है कौन? धूम, अर्थात व्याप्य वन्य। और व्यापक कौन होता है? जो अधिक देश में अधिक काल में रहता है उसको कहते हैं व्यापक। वन्य व्यापक है, धूम व्याप्य है। जैसे वन्य का व्याप्य धूम है, तैसे इष्ट साधनत्व का व्याप्य रजतत्व है। इष्ट साधनत्व का व्याप्य है कौन? रजतत्व। व्याप्य हुआ रजतत्व, व्यापक हुआ इष्ट साधनत्व। इष्ट साधन, इष्ट से मतलब इच्छित पदार्थ का साधन। तो जहां जहां रजतत्व है वहां वहां इष्ट साधनत्व है कि नहीं? है। अतः व्यापक हुआ कौन? इष्ट साधन। किंतु जहां जहां इष्ट साधनत्व है वहां वहां रजतत्व थोड़ी है। उदाहरण, गुलाब जामुन में इष्ट साधनत्व है, रजतत्व है क्या? नहीं है। किंतु जहां जहां रजतत्व है वहां वहां इष्ट साधनत्व है। तो व्याप्य हुआ रजतत्व, व्यापक हुआ इष्ट साधनत्व। तो ऐसे इष्ट साधनत्व का व्याप्य रजतत्व है। कैसे व्याप्ति बना रहे? यत्र यत्र रजतत्वम तत्र तत्र इष्ट साधनत्वम। जहां जहां रजतत्व है वहां वहां इष्ट साधन।
इस स्थिति से रजतत्व में इष्ट साधनता की व्याप्ति है। बराबर, व्यापक की व्याप्य में क्या होती है? व्याप्ति है कि नहीं? व्याप्य जैसे धूम, उसमें रहती है व्यापक बनने की व्याप्ति। उस प्रकार यहाँ पर व्याप्य है कौन? रजतत्व। व्यापक है कौन? इष्ट साधनत्व। अतः इष्ट साधनत्व रूप व्यापक की व्याप्ति है किसमें? रजतत्व में। इस रीति से रजतत्व में इष्ट साधनता की व्याप्ति है। बराबर, जाने जा की व्याप्ति होवे सोता का व्याप्य कही है। बराबर, जाने धूम में जाकी वन्य की व्याप्ति होवे सो धूम ताका वन्य का व्याप्य होवे। वन्य का व्याप्य कौन है? धूम। अब यहाँ पर घटाइए, जा में रजतत्व में जाकी इष्ट साधनत्व की व्याप्ति होवे सो रजतत्व बराबर ताका इष्ट साधनत्व का व्याप्य होवे। आगे, जाकी व्याप्ति होवे सो व्यापक होवे। जैसे उदाहरण में वन्य की व्याप्ति है ना, इसलिए व्यापक हुआ वन्य। और यहाँ पर व्याप्ति किसकी है? इष्ट साधनत्व की, तो व्यापक हुआ इष्ट साधनत्व। ठीक, जाकी व्याप्ति होवे सो व्यापक होवे, लग गया। इस रीति से इष्ट साधनत्व व्यापक है और रजतत्व व्याप्य है। व्याप्य हेतु होवे व्यापक साध्य होवे, नियम होता है। कहीं पर भी हेतु वही बनता है जो व्याप्य हो, और साध्य वही बनता है जो व्यापक। कभी भी साध्य व्याप्य नहीं होता है। यदि साध्य व्याप्य हो जाएगा, साध्य व्याप्य हो जाएगा और हेतु व्यापक हो जाएगा, तो वहाँ का हेतु विविचरी होता है, हेत्वाभास होता है, सच हेतु नहीं होता है। ठीक है, हमेशा साध्य व्यापक, हेतु व्याप्य। व्यापक साध्य होवे है, लग गया कि नहीं? व्याप्य हेतु होवे है, व्यापक साध्य होवे है। यह प्रकार अनुमान में लिखा है। हो गया। याते रजतत्व हेतु से इष्ट साधनत्व रूप साध्य की अनुमिति होवे। बराबर, इसलिए रजतत्व रूप हेतु से अनुमिति हो जाएगी व्यापक की। कौन है व्यापक? इष्ट साधनत्व। यहाँ रजतत्व हेतु से इष्ट साधनत्व रूप साध्य की अनुमिति होवे। बराबर, यह अर्थ तो सर्व के मत में निर्विवाद है। इस अर्थ के बारे में किसी को वाद विवाद नहीं है। अब आगे, अन्य मत में तो पक्ष में व्याप्य हेतु के संबंध ज्ञानते व्यापक साध्य की अनुमिति होवे है। आगे आख्याति, अन्य मत मतलब आख्याति को छोड़कर बाकी सभी के मत, आख्याति को छोड़कर। ठीक है ना? क्या अन्य मत में तो पक्ष में, पर्वत में व्याप्य हेतु कौन? धूम, उसके संबंध के ज्ञानते। हेतु का संबंध पक्ष वन्य के पर्वत के साथ है, ऐसा संबंध का ज्ञान हुआ तब उस धूम के द्वारा वन्य की क्या होती है? अनुमिति, सभी के यहाँ आख्याति को छोड़कर। अन्य मत में तो पक्ष में व्याप्य हेतु के संबंध जानते व्यापक साध्य की अनुमिति हो गया, लग गया। और आख्यातिवाद में पक्ष में व्याप्य हेतु के असंबंध ज्ञानाभावते साध्य की अनुमिति हो गया। बराबर, और आख्यातिवाद में मतलब कैसा है? पक्ष में व्याप्य हेतु का संबंध ज्ञान नहीं, किंतु असंबंध ज्ञान का अभाव, उससे क्या होती है? अनुमिति। आख्यातिवाद में पक्ष में व्याप्य हेतु के असंबंध ज्ञानाभावते साध्य की अनुमिति हो गया, लग गया। यह अर्थ प्रतिपादन करे है। अभी ऊपर कहा था कि नहीं? याते इदम रजतम, इस रीति से जहाँ शुक्ति देश में ज्ञान होवे, सामने कौन है? शुक्ति, ज्ञान हुआ इदम रजतम। याते इदम रजतम, इस रीति से जहाँ शुक्ति देश में ज्ञान होवे, तहा इदम पदार्थ शुक्ति में रजतत्व का ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि सामने कौन है? शुक्ति इदम पदार्थ है, उसमें रजतत्व का ज्ञान है क्या? नहीं। और रजतत्व का ज्ञान मानेंगे तो ब्रह्म मानना पड़ेगा आख्याति वाले को। शुक्ति में रजतत्व का ज्ञान तो नहीं है, तथापि रजतत्व के असंबंध का ज्ञान है।
सॉरी, तथापि रजत तत्व के असंबंध का ज्ञान नहीं है कि नहीं? रजत तत्व का और शुक्ति का असंबंध है कि नहीं? असंबंध है, कोई संबंध नहीं है। रजत बाजार में पड़ा है, शुक्ति सामने पड़ी, असंबंध है। कि तो असंबंध का ज्ञान है क्या? नहीं है। तो वही लिखा ना, रज तत्व के असंबंध का ज्ञान नहीं। याते रजत तत्व के असंबंध का ज्ञानाभाव होने थे। असंबंध का ज्ञान नहीं मतलब क्या? असंबंध ज्ञान का अभाव। याते रजत तत्व के असंबंध का ज्ञानाभाव होने थे। इदम पदार्थ रूप पक्ष में, पक्ष बनाएंगे किसको? इदम पदार्थ को। इदम पदार्थ रूप पक्ष में मिल गया। रजतत्व रूप हेतु के असंबंध ज्ञानाभाव थे, क्योंकि असंबंध ज्ञानाभाव है ना वहां पर। रजतत्व रूप हेतु के असंबंध ज्ञानाभाव थे। इष्ट साधनत्व रूप साध्य की अनुमिति है कि नहीं? इष्ट साधनत्व रूप साध्य की क्या हो जाएगी? अनुमिति। अनुमिति इच्छा बिना सामग्री बलते सिद्ध हो गए, क्योंकि वहां पर सामग्री है। बराबर है कि नहीं? किसकी सामग्री है? हाँ, इष्ट साधनत्व रूप साध्य की सामग्री है। कौन सामग्री? असंबंध ज्ञान का अभाव। रजतत्व रूप हेतु के असंबंध ज्ञान का अभाव है कि नहीं? पक्ष में रजतत्व रूप हेतु के असंबंध ज्ञान अभाव थे। इष्ट साधन रूप साध्य की अनुमिति इच्छा बिना सामग्री बलते सिद्ध होवे है। बराबर। सो इदम पदार्थ में इष्ट साधनत्व की अनुमिति भ्रम रूप है, किंतु इदम पदार्थ जो शुक्ति है उसमें इष्ट साधनत्व है कि नहीं? नहीं है ना। इष्ट का साधन थोड़ी है। कौन? शुक्ति। इष्ट साधनत्व है नहीं, किंतु इष्ट साधनत्व का ज्ञान हो रहा है। फिर वो ज्ञान कैसा मानना पड़ेगा? भ्रम रूप मानना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि वहां पर इष्ट साधनत्व रूप साध्य को सिद्ध करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है कौन? असंबंध ज्ञान का अभाव। हेतु है, सामग्री है, तो साध्य की सिद्धि हो जाएगी इष्ट साधनत्व रूप साध्य की। तो शुक्ति में इष्ट साधनत्व रूप साध्य की सिद्धि हो रही है, जबकि शुक्ति में इष्ट साधनत्व नहीं है और सिद्धि तो हो रही है। अर्थात भ्रम रूप अनुमिति मानना पड़ेगी, अर्थात भ्रम का स्वीकार करना पड़ेगा। सो इदम पदार्थ में इष्ट साधनत्व की अनुमिति भ्रम रूप है। काहे थे? इदम पदार्थ शुक्ति है, ताम इष्ट साधनत्व है नहीं। कोई शुक्ति को अपने इष्ट का साधन मानता है क्या? नहीं। रजत को तो मानता है कि नहीं? काहे थे? इदम पदार्थ शुक्ति है, तामे इष्ट साधनत्व है नहीं। लग गया कि नहीं? इष्ट साधनत्व रहित में इष्ट साधनत्व का अनुमिति ज्ञान भ्रम रूप है फिर, है कि नहीं? इष्ट साधनत्व रहित में, शुक्ति में इष्ट साधनत्व का क्या हुआ? अनुमिति रूप ज्ञान हुआ। अनुमिति ज्ञान भ्रम रूप है। लग गया। इस रीति से गल ग्रह न्यायते, अख्यातिवादी के मत में भ्रम ज्ञान की सिद्धि हो गया है। लगा। गल ग्रह न्यायते मतलब इच्छा न होने पर भी वहां पर अनुमिति ज्ञान भ्रम रूप मानना पड़ेगा। गल ग्रह न्यायते, अख्यातिवादी के मत में भ्रम ज्ञान की सिद्धि हो गई। लग गया। धूली पटल सहित पर्वत में, है ना? अब इधर का प्रसंग उठा रहे। धूली पटल है, धूम नहीं है। कौन वाजित? धूली पटल सहित पर्वत में जो धूम का परामर्शक है, बराबर है कि नहीं? तहा धूम का संबंध ज्ञान पर्वत में माने तो, धूम का संबंध ज्ञान है कि वहां पर नहीं मानेंगे तो भ्रम मानना पड़ेगा, क्योंकि धूम का संबंध है नहीं है और संबंध मान रहा है, इसका मतलब भ्रम रूप संबंध है कि नहीं? और धूम का भ्रम रूप संबंध नहीं मानेगा तो फिर असंबंध ज्ञान का अभाव है कि नहीं? तब देखिए, धूली पटल सहित पर्वत में जो धूम का परामर्शक है, तहा धूम का संबंध ज्ञान पर्वत में माने तो धूम का संबंध ज्ञान ही
भ्रमरूप मानना होगा, क्योंकि धूम का संबंध है ही नहीं है। संबंध मान रहा है तो क्या हो जाएगा, भ्रम मानना होगा। और इस पर्वत में धूम का असंबंध ज्ञान अभाव अनुमिति का हेतु कहे, बराबर उस पर्वत में क्या, धूम के असंबंध ज्ञान का अभाव अनुमिति का हेतु कहे तो इस स्थान में तो ब्रह्म ज्ञान के अनंगीकार से भी, ब्रह्म ज्ञान नहीं मानने पर भी, ब्रह्म ज्ञान के अनंगीकार से भी निर्वाह हुआ, लग गया। परंतु सकल अनुमिति में, बराबर सकल अनुमिति में हेतु के असंबंध ज्ञानाभाव को कारण मानी के, सभी जगह हेतु के असंबंध ज्ञानाभाव को कारण मानकर शुक्ति में रजतत्व के, बराबर शुक्ति में रजतत्व के असंबंध ज्ञानाभाव ते इष्ट साधनत्व की भ्रमरूप अनुमिति सिद्ध हुई, है कि नहीं। तो भ्रमरूप अनुमिति क्या हुई, सिद्ध हुई। इस रीति से उभयतः पाश रज्जु न्याय थे, दोनों से पकड़ लिया। एक तो तुमको अनुमिति ज्ञान वो भ्रमरूप मानना पड़ेगा, नहीं तो पर्वत में धूम का संबंध ज्ञान भ्रमरूप मानना पड़ेगा। इधर ये तो मानो, नहीं तो वो तो मानो, दोनों में से कोई तो मानना ही पड़ेगा। इधर मानेंगे तो भी भ्रम का स्वीकार, उधर मानेंगे तो भी भ्रम मानना ही पड़ रहा है। इसी को कहते हैं उभयता पाश रज्जु, अनुमिति सिद्ध हुई। इस रीति से उभयत पाशा रज्जु न्यायते आख्यातिवादी के मत में भ्रम सिद्ध हो गया है। लग गया पंक्ति, चलिए आगे। और भी आख्यातिवाद में दोष है, लग गया, और भी दोष है। क्या, जहां रंग और रजत धरे हुए, सामने पदार्थ दो रखे, रांगा और रजत। रजत मतलब चांदी, वस्तु व्यवहार की चांदी, और रांगा मतलब धातु विशेष रूप वगैरह, या कोई चमकीला कागज जो कि रजत की तरह दिखाई देता है, और दोनों पास पास रखे सामने दूर पर, और मालूम नहीं देखने वाले को ये रांगा और रजत है करके। ठीक है, जा रहा था, किसी ने रखा है, दूसरा आदमी जा रहा है, किंतु उसको मालूम नहीं था, उसको ऐसा लगा ये सब क्या है, रजत। जहां रंग और रजत, और शब्द लिखे हुआ बीच में, ठीक है, देखो भाई, और जहां रंग और रजत धरे होवे तिनका इमे रजते, ऐसा ज्ञान होवे। ये दोनों भी क्या है, रजत है, ऐसा ज्ञान हुआ। यह ज्ञान अन्य मतन की रीति से, अन्य मत मतलब आख्याति वालों को छोड़कर अन्य मत, अन्य मतन की रीति से तो रंग अंश में भ्रम है और रजत अंश में प्रमा है, क्योंकि दो चीज सामने है ना। और रजत ऐसा ज्ञान हुआ, एक अंश में वो ज्ञान भ्रम और एक अंश में प्रमा। तो रंग अंश में भ्रम है और रजत अंश में प्रमा है, बराबर। और आगे, और रंग में तथा रजत में तथा रजतत्व धर्म को विषय करे है। वो ज्ञान विषय किसको कर रहा है, रंग में, अच्छा, और रंग में तथा रजत में तथा रजतत्व धर्म को विषय करे। रंग, रजत और रजतत्व, इन सबको क्या कर रहा है, वो ज्ञान विषय कर रहा है। या पे रंग अंश में रजतत्व विशिष्ट ज्ञान है, बराबर। रंग अंश में भी वो ज्ञान क्या है, रजतत्व विशिष्ट ज्ञान है। वो भ्रम रूप है, अन्य मत वालों के मजा आख्याति को छोड़कर। रंग अंश में रजतत्व विशिष्ट ज्ञान है, और आख्यातिवादी के मत में भ्रम ज्ञान तो है नहीं, भ्रम ज्ञान मानते नहीं है। और आख्यातिवादी के मत में भ्रम ज्ञान तो है नहीं, बराबर। उक्त ज्ञान भी सर्व अंश में क्या है, यथार्थ है। रंग अंश में भी रजत अंश में भी क्या है, यथार्थ है। और उक्त ज्ञान भी सर्व अंश में यथार्थ है, परंतु रजत अंश में तो रजतत्व संसर्ग है,
संग्रह ना, संसर्ग, संसर्ग मतलब संबंध है। रजत अंश में रजत तत्व का संबंध है कि नहीं? है। परंतु रजत अंश में रजत तत्व संसर्ग है और रंग अंश का इदम रूपते ज्ञान है। रंग अंश का भी क्या है? इदम रूपते ज्ञान है। तामे रजत तत्व का असंबंध का आग्रह है। असंबंध का ज्ञान है क्या? ये रांगा है, इसके साथ रजत तत्व का असंबंध है, ये ज्ञान है उस समय? असंबंध का ज्ञान है नहीं है। असंबंध ज्ञान का अभाव। रजतत्व असंबंध का आग्रह है, लग गया। इस रीति से भेद कल्पन अनुभव विरुद्ध है। किंतु इस प्रकार की भेद कल्पना करना आख्याति वाला कर रहा है कि नहीं, वो सब क्या है? अनुभव से विरुद्ध है। क्यों? अनुभव कैसा आता है? काहेते रंग और रजत का इमे रजते, इस रीति से एक रूप उल्लेख हो गए है। अलग अलग दो उल्लेख हो रहा है क्या? नहीं। रंग और रजत का इमे रजते, इस रीति से एक रूप उल्लेख हो गए। ताने उक्त भेद की रीति से विलक्षण उल्लेख होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी आख्याति वालों ने क्या कहा? रजत में तो रजत तत्व का संबंध है, किंतु रांगा में रजत तत्व के असंबंध ज्ञान का अभाव है। अलग अलग सामग्री है। ताने उक्त भेद कथन की रीति से विलक्षण उल्लेख होना चाहिए। फिर एक रूप से इमे रजते ऐसा उल्लेख नहीं होना चाहिए। और रंग अंश में रजत तत्व का संबंध ग्रह तो भ्रम के अनंगीकारते संभव नहीं, क्योंकि वो भ्रम मानता नहीं है। तो रंग अंश में भ्रम रूप रजत तत्व का संबंध मान नहीं सकता। कौन? आख्याति वाला, क्योंकि उनके यहाँ भ्रम का अंगीकार नहीं है। और रंग अंश में बराबर रजत तत्व का संबंध ग्रह तो भ्रम के अनंगीकारते संभवे नहीं। लगा इतना? आइए, यदि, यदि शब्द लिखिए, यदि रजत अंश में भी, बराबर है कि नहीं, यदि रजत अंश में भी रजत तत्व के असंबंध का ग्रह माने तो, है कि नहीं? रजत अंश में रजत में रजत तत्व दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो उसमें भी रजत अंश में भी रजत तत्व के असंबंध ज्ञान का अभाव ऐसा मानेगा तो वो भ्रमरूप हो जाएगा फिर। क्योंकि वहां पर क्या है? संबंध है ना दोनों का। रजत और रजत तत्व का क्या है? संबंध है। यदि रजत अंश में भी रजत तत्व के असंबंध का अग्रह माने तो संभव है। काहे? कैसे? रजत में रजत तत्व के असंबंध का ग्रह नहीं। रजत में रजत तत्व का असंबंध का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं। असंबंध का ज्ञान है? नहीं। फिर असंबंध का ज्ञान नहीं मतलब असंबंध ज्ञान का अभाव। बराबर। रजत में रजत तत्व के असंबंध का ग्रह नहीं, किंतु संबंध का ग्रह है कि नहीं? संबंध का ग्रह अर्थात असंबंध ज्ञान का अभाव। या तो एक रूप उल्लेख भी संभव है कि नहीं? संबंध का ग्रह या तो एक रूप उल्लेख भी संभव है, बराबर। परंतु एक रूप उल्लेख भी संभव है, परंतु जहां प्रवृत्ति का विषय अभिमुख होवे ता संसर्ग विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति होवे है। यह पूर्व नियम कया है ताका त्याग होगा। किसी रीति से दोनों एक रूप से कदाचित आख्यातिवादी कह सकता है कि क्या कि भ्रम न मानकर भी असंबंध ज्ञानाभाव दोनों जगह, रंगांश में भी रजतांश में भी, इसलिए एक रूप से उल्लेख हो रहा है इमे रजते, ऐसा बोलेगा कौन? आख्यातिवादी। किंतु अब दूसरी जगह उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्होंने ही अपना एक सिद्धांत बताया था क्या कि जहां पर प्रवृत्ति का विषय अभिमुख होता है, जिसके उद्देश्य से प्रवृत्ति हो रही है वहां पर क्या, परंतु जहां प्रवृत्ति का विषय अभिमुख होवे, जैसे प्रवृत्ति घट के लेने के लिए प्रवृत्ति हो रही है तो प्रवृत्ति का विषय कौन है? घट। वो सामने घट रखा है, वहां पर प्रवृत्ति क्यों हो रही? फिर सामने विषय घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है वहां, है कि असंबंध ज्ञान का अभाव नहीं। परंतु जहां प्रवृत्ति का विषय अभिमुख होवे तहा संसर्ग विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति होवे, ऐसा जो नियम है उसका,
यह पूर्व नियम क्या है, ताका त्याग होगा। क्योंकि यहाँ पर रजत अंश में भी उसने क्या माना, असंबंध ज्ञान का अभाव माना, किंतु वहाँ पर रजत के लिए प्रवृत्त हो रहा है, बराबर है कि नहीं। तो वहाँ पर जो प्रवृत्ति हो रही है, वहाँ प्रवृत्ति का विषय कौन, रजत सन्मुख है ना, तो विशिष्ट ध्यान से मानना पड़ेगी, और वो तो फिर त्याग हो जाएगा उसके यहाँ, ये दिक्कत आएगी उसको ही उसके मत की। यह पूर्व नियम क्या है, ताका त्याग होगा, लग गया। और जो ऐसे कहे क्या, जहाँ प्रवृत्ति का विषय इष्ट पदार्थ ही अभिमुख होवे, प्रवृत्ति का विषय कौन, इष्ट पदार्थ ही अभिमुख होवे, अनिष्ट पदार्थ अभिमुख होवे नहीं, है कि नहीं। तहा संसर्ग विशिष्ट का ज्ञान होवे, बराबर है कि नहीं। पुनः देखिए, और जो ऐसे कहे क्या, जहाँ प्रवृत्ति का विषय इष्ट पदार्थ ही अभिमुख होवे, प्रवृत्ति का विषय इष्ट पदार्थ और वो सामने है तभी होवे, और अनिष्ट पदार्थ अभिमुख होवे नहीं, सामने होवे नहीं, ऐसी जगह पर ही क्या, कहा संसर्ग विशिष्ट का ज्ञान होवे। संसर्ग विशिष्ट का ज्ञान प्रवृत्ति के लिए कारण कहाँ पर, जहाँ पर प्रवृत्ति का विषय इष्ट पदार्थ सामने है और अनिष्ट पदार्थ सामने नहीं है, ता संसर्ग विशिष्ट का ज्ञान होवे, लग गया। जैसे केवल रजत का, सामने केवल रजत रखा है और ज्ञान हो रहा है कौन सा, इदम रजतम। जैसे केवल रजत का इदम रजतम, यह ज्ञान, बराबर ठीक है ना, रजतत्व विशिष्ट का ज्ञान है, बराबर। रजतत्व विशिष्ट रजत का क्या है, और जहाँ इष्ट रजत अनिष्ट रंग दोनों अभिमुख होवे, सामने रखे दोनों भी, कौन कौन, इष्ट रजत और अनिष्ट रंग। जहाँ इष्ट रजत अनिष्ट रंग दोनों अभिमुख होवे और अनिष्ट पदार्थ का भी इष्ट की नाई इदमाकार ज्ञान होवे, अनिष्ट पदार्थ रांगा रंग, उसका भी इदमाकार ज्ञान हो रहा है, अनिष्ट पदार्थ का भी इष्ट की न्यायी इदमाकार ज्ञान होवे, तहा इष्ट पदार्थ में भी रजतत्व विशिष्ट ज्ञान होवे नहीं, है कि नहीं। ता इष्ट पदार्थ कौन है, रजत, वहां पर भी नहीं मानना पड़ेगा फिर क्या, रजतत्व विशिष्ट ज्ञान होवे नहीं, किंतु फिर रजतत्व के असंबंध ज्ञान का अभाव होवे है कि नहीं। असंबंध ज्ञान का क्या है, अभाव। यह मानने में इमे रजते इस रीति से समान उल्लेख संभव है कि नहीं, ऐसा बोलेगा कौन, आख्या तिवारी, संभव है। आगे, रजत और रंग का इदमाकार सामान्य ज्ञान है, दोनों का भी सामान्य ज्ञान है, किस किस का, रजत का और रंग का। रजत और रंग का इदमाकार सामान्य ज्ञान है, तो इस रंग में रजतत्व का असंबंध तो है, रंग में रजतत्व का संबंध है क्या, नहीं है, क्या है फिर, असंबंध तो है, परंतु असंबंध का दोषते ज्ञान नहीं, इसलिए असंबंध ज्ञान का अभाव। कहाँ पर, रंगांश में रजतत्व के असंबंध ज्ञान का अभाव, असंबंध का दोषते ज्ञान नहीं, याते रंग में रजतत्व के असंबंध ज्ञान का अभाव है, रंग में रजतत्व का असंबंध ज्ञान का क्या है, अभाव है। और इधर रजत में रजतत्व का असंबंध नहीं, रजत में रजतत्व का असंबंध है क्या, नहीं, क्या है, संबंध ही है। और रजत में रजतत्व का असंबंध नहीं, याते असंबंध ज्ञान का अभाव है, असंबंध नहीं मतलब क्या है, असंबंध ज्ञान का अभाव है। याते एक रस उल्लेख संभव है, परंतु उक्त रीति से रजत अंश में भी निष्फल प्रवृत्ति हुई चाहिए फिर, क्योंकि जैसे रंग अंश में निष्फल प्रवृत्ति है, क्यों, असंबंध ज्ञान का अभाव से प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए रंग अंश में प्रवृत्ति निष्फल। उसी प्रकार रजत अंश में भी विशिष्ट को लेकर प्रवृत्ति न मानकर असंबंध ज्ञान का अभाव, असंबंध ज्ञान का अभाव से प्रवृत्ति मानेगा, तो रजत अंश में भी वह प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, निष्फल होनी चाहिए।
परंतु उक्त रीति से रजत अंश में भी निष्फल प्रवृत्ति हुई चाहिए। लग गया? या तो उक्त स्थल में रजत अंश में मिल गया ना, रजत अंश में रजतत्व विशिष्ट का ज्ञान है कि नहीं, वहां पर असंबंध ज्ञान का अभाव मान नहीं सकते। मानेंगे तो फिर निष्फल प्रवृत्ति होनी चाहिए, किंतु निष्फल प्रवृत्ति नहीं हो रही है, सफल प्रवृत्ति हो रही है। अर्थात उस प्रवृत्ति का कारण रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान है, न कि असंबंध ज्ञान का अभाव। उक्त स्थल में रजत अंश में रजतत्व विशिष्ट का ज्ञान है। काहे थे? आख्यातिवादी के मत में ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, जहाँ से निष्फल प्रवृत्ति होवे, है कि नहीं। ब्रह्म ज्ञान तो वो मानता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान यदि मानता तब ठीक है, ब्रह्म ज्ञान हुआ इसलिए निष्फल प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा कह पाता। जहाँ से निष्फल प्रवृत्ति होवे, किंतु इष्ट पदार्थ के भेद के ज्ञान अभावते, बराबर। इष्ट पदार्थ के भेद का ज्ञान का क्या है? अभाव। अभाव शब्द लिखिए, ज्ञान अभावते, ऐसा हो गया ना। किंतु इष्ट पदार्थ के भेद के ज्ञान अभावते, जो प्रवृत्ति होवे सो निष्फल होवे, बराबर। तात्पर्य क्या? असंबंध ज्ञान का अभाव से जो प्रवृत्ति होती है वह निष्फल, और विशिष्ट ज्ञान ते सफल प्रवृत्ति होवे, ये उसका नियम। सफल प्रवृत्ति कहाँ? जहाँ पर विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति होती है वहाँ पर सफल प्रवृत्ति, और असंबंध ज्ञान का अभाव से जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति निष्फल। याते रंग रजत पूर्ववर्ती होवे, और इमे रजते ऐसा ज्ञान होवे, तहा रंग रजत का, बराबर, रंग रजत का इदम रूप से तो ज्ञान समय, इदम रूप से सामान्य ज्ञान तो पहले समान है, परंतु रजत का इदम अंश में रजतत्व विशिष्ट ज्ञान है, बराबर। रजत अंश में क्या है? विशिष्ट ज्ञान, रजतत्व विशिष्ट ज्ञान। और रंग इदम अंश में, रंग रूप जो इदम अंश है उसमें रजतत्व के संबंध का आग्रह है ना, वह क्या लिखे? असंबंध का आग्रह। और रंग में इदम अंश में रजतत्व के असंबंध का आग्रह, असंबंध का ग्रहण न होना, असंबंध ज्ञान का अग्रह है। अथवा रजत का भेद अग्रह है, रजत का और रंग का भेद है, किंतु भेद का ग्रहण नहीं हो रहा है, भेद का अग्रह है। जहाँ रजतत्व का संबंध है, बराबर, जहाँ मतलब का रंग अंश में रजतत्व के क्या है? असंबंध है, तहाँ रजत का भेद है कि नहीं। जहाँ पर रजतत्व का असंबंध है वहाँ रजत का भेद है कि नहीं। रंग के साथ रजतत्व का असंबंध है कि नहीं, और उस रंग के साथ रजत का भेद है कि नहीं। तो भेद का अग्रह बोलो कि वह असंबंध ज्ञान का अभाव बोलो, दोनों बात ही की है। ता रजत का भेद है, याते रजतत्व के असंबंध का अग्रह, बराबर, रजतत्व के असंबंध का आग्रह और रजत भेद का आग्रह कहने में अर्थ भेद नहीं। इस रीति से आख्यातिवाद में इमे रजते या स्थान में समान उल्लेख संभवे नहीं है कि नहीं। समान उल्लेख संभव नहीं, क्योंकि दोनों जगह दो पदार्थ अलग अलग है सामने, एक रंगा है एक रजत है। इधर का ठीक करने जाएगा तो उधर का बिगड़ता है, उधर का ठीक करने जाएगा तो इधर का बिगड़ता है, ठीक है कि नहीं। रजत अंश में रजत बुद्धि असंबंध ज्ञान का अभाव के कारण हो रही है, ऐसा मानेगा तो प्रवृत्ति निष्फल होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, बराबर। अतः वो विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति माननी पड़ेगी, है कि नहीं। तो रजत में विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही है और रांगा में विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति मान नहीं सकता, क्योंकि भ्रम मानता नहीं है। भ्रम मानता तो भ्रम रूप विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही है मान पाता, किंतु भ्रम तो मानता नहीं है। फिर असंबंध ज्ञान का अभाव है कि नहीं। फिर असंबंध ज्ञान का अभाव यदि इधर है तो प्रवृत्ति निष्फल हो रही है, वो भी ठीक है, किंतु एक जगह कारण है असंबंध ज्ञान का अभाव, एक जगह है विशिष्ट ज्ञान। फिर दोनों अलग अलग है सामग्री, तो फिर एक रूप से उल्लेख नहीं होना चाहिए। एक रूप से उल्लेख होने के लिए दोनों की सामग्री समान चाहिए। तो असंबंध ज्ञान का अभाव दोनों जगह मान नहीं सकता, और रजत का ज्ञान दोनों जगह मान नहीं सकता, है कि नहीं। एक अंश में ये मानना पड़ेगा, एक अंश ये मानना पड़ेगा, और दो अंश में अलग अलग है
तो फिर समान रूप से उल्लेख नहीं हो सकता, जबकि समान रूप से उल्लेख हो रहा है, अर्थात आख्यातिवाद को फिर भ्रम मानना ही चाहिए, नहीं तो ये समान उल्लेख कैसा होगा फिर, ये बात। इस रीति से आख्यातिवाद में इमे रजते या स्थान में समान उल्लेख संभव है नहीं, लग गया याते आख्यातिवाद असंगत है, अर्थात असंग आख्यातिवाद का बरोबर कोई बरोबर नहीं है। हो गया जी, ये हो गया भाई आख्यातिवादियों का खंडन। अब ब्रह्म ज्ञानवादी के मत में उक्त दोष का असंभव, ब्रह्म ज्ञानवादी मतलब वेदांत मत, उनके मत में भी वो दोष देगा कौन, आख्यातिवादा, किंतु वो दोष नहीं हमारे यहाँ, उस दोष का निराकरण करेंगे, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमद